हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम डिस्टाइंट लव एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी और विंग अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए लान मैंशन से निकल गए। विंग को पिछली रात का याद आ रहा था कि कैसे वांगजी उसकी तरफ देख रहा था, और फिर वो गन गन के बारे में याद आते ही विंग एकदम से फ्लिंच हो गया और वांगजी की ओर देखने लगा। वांगजी जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, अचानक से उसकी नज़र विंग पर पड़ी जो उसी की ओर देखे जा रहा था। उसने फ़ोन रखा और वो भी विंग की आंखों में देखने लगा। विंग अपने सेंसेस में आया। उसने अपनी नज़रें सामने की तरफ कर ली। वांगजी और वो एक दूसरे के बेहद करीब बैठे हुए थे। शाओ शिंगचेन, वांगजी का बॉडीगार्ड, उनके साथ एयरपोर्ट तक जा रहा था। वांगजी बोला, विंग क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे क्या? विंग हंसा और बोला, अरे अरे कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही आपको देख रहा था। तभी उसकी नज़र वांगजी की कमर पर गई, जहां वांगजी ने गन होल्डर में अपनी गन रखी हुई थी। वांगजी समझ गया कि विंग कहाँ देख रहा था। वो गन को बाहर निकालने लगा। विंग ये देखकर घबरा गया और बोला, हस्बैंड, ये आप ये गन क्यों निकाल रहे हैं बाहर? मेरा मतलब। तभी वांगजी एकदम से उस गन को विंग के फेस के सामने ले आया। विंग पीछे होने लगा। तभी ये देखते ही वांगजी हंसा। विंग के तो पसीने आ गए थे। वो बोला, हस्बैंड, ये क्या मजाक है? उसने वांगजी को इतने टाइम में शायद आज पहली बार हंसते हुए देखा था। वांगजी ने वो गन विंग के हाथों में देते हुए कहा, विंग, इसे पकड़ो। विंग उस गन को नहीं लेना चाह रहा था। तभी वांगजी बोला, इट्स ओके विंग, इस गन में बुलेट्स नहीं हैं। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, तो फिर इसे आप अपने पास क्यों रखते हैं? कल रात में भी मैंने आपको। तभी अचानक से वो बोलते बोलते चुप हो गया। वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए बोला, विंग, मुझे पता है कि कल रात 3 बजे जब मैं रूम में वापस आया था तब तुम जाग रहे थे और तुमने मुझे गन के साथ देखा था। विंग बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं। तभी उसने देखा कि वांगजी का फेस बिल्कुल सीरियस हो गया था। उसने कहा, विंग, ये गन मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बुलेट्स नहीं है या मुझे गन चलाना नहीं आता है। विंग, मेरे डैड को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने शूट कर दिया था। मुझे ये गन अपनी सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे बुलेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने अपनी नज़रें कार की विंडो की तरफ करी और कहा, तो मिस्टर लैन, इसका मतलब क्या आपकी भी जान को खतरा है? वांगजी बोला, विंग, तुम्हें इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मैटर है, इसे मुझे ही सॉल्व करना है। न जाने के ऊपर विंग को वांगजी की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। हर बात पर वांगजी उसे ऐसे क्यों ट्रीट करता था। हाँ, माना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन अभी तो वो साथ में थे ना, अभी तो वो हस्बैंड वाइफ थे ना। वांगजी विंग के फेस के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। वो मन ही मन बोला, सॉरी विंग, लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कितने दुश्मन हैं और आगे क्या होगा। हमारा ये हनीमून सीक्रेट है, इसलिए आई होप कि हमें किसी खतरे का सामना ना करना पड़े। एयरपोर्ट पर कार पहुंच गई। वांगजी और विंग कार से उतरे। तभी शाओ बोला, यंग मास्टर, आई थिंक आपको अपने साथ बुलेट्स भी रखनी चाहिए। आप मुझे भी अपने साथ नहीं चलने दे रहे हो। वांगजी ने अपनी वॉच को ठीक करते हुए कहा, शाओ, हम हमारे हनीमून पर जा रहे हैं। अगर काका या मॉम किसी को पता चल गया कि तुम भी मेरे साथ गए हो तो उन्हें डाउट हो सकता है। तभी अचानक से वांगजी बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी और विंग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सिर्फ उन दोनों के ही पता था और किसी को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। उसने कहा, शाओ, मेरा मतलब हमें हमारे हनीमून पर प्राइवेसी चाहिए। तुम मैंशन वापस जाओ और मॉम और गागा से बता देना कि हम सेफली एयरपोर्ट तक पहुंच गए हैं। विंग एक जगह पर खड़ा हुआ वांगजी और शाओ शिंगचेन को देख रहा था। उसके फेस पर जो कुछ देर पहले तक स्माइल थी वो कहीं गायब सी हो गई थी। तभी वांगजी की नज़र उस पर पड़ी। एक कार तेज़ स्पीड में विंग की तरफ चलती चली आ रही थी, लेकिन विंग का ध्यान उधर नहीं था। वांगजी एकदम से विंग की तरफ दौड़ा। कार बिल्कुल विंग के करीब पहुंच चुकी थी।
एकदम से वांग जी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कार ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, वरना वांग जी और विंग दोनों को ही बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। विंग वांग जी के सीने से लग गया था। वांग जी उस कार ड्राइवर पर बहुत तेज चलाया और बोला, हे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है? कार ड्राइवर कंट्री के स्पोक्स पर्सन वेन रोहान का बेटा वेन चाओ था। वेन चाओ कार से गुस्से में चलाते हुए निकला और बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। वांग जी विंग को देखकर बहुत घबरा गया, लेकिन विंग से प्यार से बात करने की जगह वो एकदम से उस पर चिल्लाने लगा और बोला, विंग, क्या क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि तुम्हारी तरफ कार आ रही थी? तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? तभी वांग जी एकदम से चुप हो गया। उसने देखा कि विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, मैं वो। तभी वहाँ वेन चाओ आ गया। वो बोला, हे, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये पर्सन खुद ही मेरी कार के रास्ते में खड़ा हुआ था। वांग जी को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने वेन चाओ के फेस पर एक तेज़ थप्पड़ मार दिया और कहा, अगर मेरी विंग को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें। वेन चाओ भी गुस्से में भड़क गया और वो वांग जी की तरफ बढ़ा। तभी शाओ ने वेन चाओ को पीछे की तरफ पुश कर दिया। ये देखकर वेन चाओ बोला, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मेरे डैड कंट्री के स्पोक्स पर्सन हैं। तो वांग जी उसकी तरफ घूरते हुए बोला, शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। शाओ ने वेन चाओ की तरफ देखा और कहा, सर, बेहतर होगा कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आगे जो भी होगा उसके लिए आप हमें ब्लेम मत करिएगा। वेन चाओ समझ गया था कि उस समय उसका यहाँ बोलना ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी कार लेकर वहाँ से वापस चला गया। उसके जाते ही वांग जी ने विंग की ओर देखा। अभी भी विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी बोला, विंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? विंग ने एकदम से वांग जी का हाथ झटका और कहा, मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं मर गया हूँ। वांग जी सुनते तेज़ आवाज़ में चिल्लाया और बोला, विंग, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? एयरपोर्ट पर जितने भी लोग उधर से गुजर रहे थे वो सब उन दोनों की ओर देखने लगे। कुछ देर पहले तक जो अच्छा मूड था दोनों का, वो अब पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। वांग जी ने देखा कि सब उन दोनों को ही देख रहे थे। उसने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग, मेरे साथ चलो। विंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने उसके हाथों को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वांग जी ने अपने बॉडीगार्ड शाओ की तरफ देखा और कहा, शाओ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में घर में पता नहीं चलना चाहिए, और हाँ, अगर गागा कहीं जाते हैं तो तुम उनके साथ फॉलो अप रहना। मुझे उनके बारे में हर पल की खबर चाहिए। उन्हें प्रोटेक्ट करना और मॉम, अंकल सबको प्रोटेक्ट करना, ओके? शाओ ने कहा, ओके यंग मास्टर, आप बेफिक्र रहिए। विंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना हाथ वांग जी के हाथ से छुड़ाते हुए बोला, मिस्टर लैन, मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। वांग जी बोला, विंग, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है, हमें प्लेन टाइम पर पकड़ना है। ये सुनकर विंग बोला, मिस्टर लान, लेकिन मैं अपने आप भी तो जा सकता हूँ ना, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं। तभी एकदम से वांग जी रुक गया और विंग की तरफ देखते हुए बोला, विंग, मुझे डराने की कोशिश मत करो, यू ऑल्सो नो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विंग, मुझे फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वो रोते रोते बोला, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हो, वरना मैं कभी आपसे शादी के लिए हाँ नहीं करता। वांग जी को विंग को यूँ रोते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने विंग को अपने सीने से अचानक से लगा लिया और कहा, विंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ मत रो। आई नो कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत हार्श हो गया था, लेकिन तभी विंग ने वांग जी को अपने से दूर पुश कर दिया और कहा, अब आपको ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर विंग ने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाने लगा। फ्लाइट में वांग जी ने विंग से बात करने की बहुत कोशिश करी, पर विंग ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। 8 घंटे की लॉन्ग जर्नी के बाद वो दोनों स्विट्ज़रलैंड एयरपोर्ट पर पहुँच गए। वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। विंग को तो नींद सी आने लगी थी। वांग जी बोला, विंग, ये वार्म क्लॉथ्स पहन लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। विंग ने कहा, नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोला, विंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हें क्लॉथ्स पहनाऊँ? तो विंग ने कहा, मिस्टर लान वांग जी,
ओह हस्बैंड, आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तभी वांग जी ने उसे अपनी ओर खींचा और बैग में से एक वार्म ओवरकोट निकालकर विंग को पहनाने लगा। विंग बोला, मिस्टर लैन, आप मेरे साथ ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। वांग जी विंग के लिप्स के बिल्कुल नज़दीक आ गया और बोला, विंग, आई एम योर हस्बैंड और मेरा हक है तुम पर। विंग वांग जी को अपने इतना करीब पाकर एकदम से पीछे होने लगा। तभी वांग जी ने उसकी कमर से उसे पकड़ लिया और कहा, विंग, मेरे करीब रहो ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। विंग ने अपनी नज़रें जब ऊपर उठाई तो उसने देखा कि वांग जी उसकी ओर देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए तो विंग की नज़रें उस पर ठहर सी गई। स्नोफॉल भी होने लगा था जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। वांग जी बोला, विंग, होटल ऑलरेडी बुक हो चुका है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन विंग तो वांग जी में ही खोया हुआ था। वांग जी बोला, विंग, तुम मेरी बात तो सुन रहे हो ना। विंग अपने ख्यालों से बाहर निकला। वो तो भूल ही गया था कि वो वांग जी की बाहों में था। वो वांग जी से दूर हुआ और बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है या मैं आपकी हर बात मानूंगा। आपने जिस तरह से मेरे ऊपर चिल्लाया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। तभी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर ही चिल्लाना नहीं चाहिए था, प्लीज़ गुस्सा मत हो। वांग जी के शब्द विंग के दिल में बेचैनी और सुकून दोनों ही ला रहे थे। विंग पीछे मुड़ा और वांग जी की ओर स्माइल करते हुए बोला, तो फिर आप भी मुझे ये मत बोलना कि मुझे आपकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और आप मैरिड हैं तो मुझे आपकी फ़िक्र होगी। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप मुझसे कोई बात मत छुपाइएगा। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो मिस्टर लैन, प्लीज़ आप उससे अकेले मत लड़िए, मुझे बताइए। आई नो कि शायद मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाऊँ, लेकिन कम से कम मैं उन्हें सुन तो सकता हूँ ना। वांग जी ने विंग के हाथ को हल्का सा प्रेस किया और कहा, विंग, अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना। विंग ने कहा, नहीं हस्बैंड, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अब हम होटल चलें। वो और वांग जी एक 5 स्टार होटल में पहुँचे जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। विंग बहुत नर्वस था क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके लिए इतने बड़े होटल में आना ये तो एक सपने जैसा था। उसकी हेयर्स स्नो से कवर हो गई थी। तभी वांग जी ने विंग के हेयर्स पर से स्नो को हटाते हुए कहा, विंग, अंदर चलो, ऑलरेडी तुम्हारी नोज़ और गाल रेड हो गए हैं। क्या तुम यहाँ आकर सारा टाइम होटल रूम में बिताना चाहते हो? तो विंग बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैं। तभी वांग जी ने उसे अपने कोट से कवर करते हुए कहा, तो फिर चलो। उनके हनीमून के लिए लग्जूरियस स्वीट बुक किया गया था। विंग सोचने लगा, जो चीज़ मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखी थी आज वो मैं सच में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्या ये सच है या सिर्फ मेरा एक भ्रम? तभी चलते चलते एकदम से विंग वांग जी के पीठ से टकरा गया। वांग जी उसकी तरफ मुड़कर देखने लगा और बोला, विंग, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर मैं ना होता या कोई पिलर होता या फिर कोई पर्सन होता तो तुम उससे जाकर टकरा जाते। लेकिन विंग भी कहाँ अपनी गलती मानने वाला था। वो बोला, हस्बैंड, वो मेरा ध्यान था, मैं पूरा ध्यान दे रहा था। आप ही अचानक से बीच में रुक गए। मैं तो बिल्कुल सही से चल रहा था। वांग जी विंग से कुछ बोलने वाला था तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। कॉल उसकी मदर की थी। वांग जी बोला, मॉम, अभी तक आप सोई नहीं? तो मैडम लान बोली, वांग जी, तुम और विंग अपने हनीमून को एंजॉय करना और प्लीज़ हमें गुड न्यूज़ ज़रूर देना। ये सुनकर वांग जी बोला, लेकिन मॉम। तभी मैडम लान बोली, वांग जी, आई नो कि अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई शिचन की कंडीशन अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे और विंग के बच्चे को देखकर वो अपने पास्ट ट्रॉमा को भूल जाए और फिर से पहले वाला शिचन बन जाए। वांग जी कुछ नहीं बोल पाया। विंग एकटक वांग जी की ओर देख के जा रहा था। कॉल कट करके जब वांग जी पीछे की ओर मुड़ा और विंग के पास वापस आया तो विंग ने पूछा, हस्बैंड,
आपकी मॉम क्या बोल रही थी? वांगजी विंग को पूरी बात नहीं बता सकता था। वो बस इतना ही बोला, विंग, मॉम बस ये पूछ रही थी कि हम सही से होटल पहुंच गए हैं या नहीं। विंग बोला, हस्बैंड, लेकिन आप उनसे बात करते वक्त अचानक से इतना नर्वस क्यों हो गए थे? वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, और रूम का डोर ओपन करके अंदर चला गया। रूम बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। कैंडल्स जल रही थी, हल्की हल्की सी म्यूज़िक थी और भीनी भीनी से महक चारों तरफ फैली हुई थी। उसी रूम के एक पार्ट में प्राइवेट स्विमिंग पूल भी था जिसमें वार्म वाटर था। वांगजी बोला, विंग, काफ़ी लेट हो गया है, तुम आराम कर लो। विंग बोला, मिस्टर लैन, आपकी फैमिली आपको इतना प्यार करती है, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली ये रूम तैयार करवाया है, लेकिन सो सैड, हमारे बीच में तो। तभी वांगजी बोला, इट्स ओके विंग, तुम मॉम और ब्रदर की बातों से परेशान मत हो। ये कहकर वांगजी अपने शर्ट की बटन्स को ओपन करके उस स्विमिंग पूल में चला गया। विंग को बहुत शाय फील हो रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी नज़रें वांगजी पर चली जा रही थी। वांगजी की हाफ नेकेड बॉडी बहुत ही सेक्सी लग रही थी। विंग का फेस रेड होने लगा था। वो बोला, विंग, कम टू योर सेंसेस, मिस्टर लान तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। वांगजी आंखें बंद करके स्विमिंग पूल में बैठा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो कार विंग की तरफ बढ़ रही थी। अगर ऐन मौके पर वांगजी ने उसे खींच ना लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। अचानक से उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी। उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं। वांगजी का एक पास्ट ट्रॉमा था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक हादसे में खो दिया था जब वांगजी 15 साल का था। उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ा था। अचानक से विंग ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींचा और कहा, हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हो? वांगजी पानी के अंदर चला गया था। वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। उसकी सांसें हैवी हो गई थी। उसने जैसे ही विंग को अपने करीब देखा, उसने कसकर विंग को अपनी बाहों में भर लिया। विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात है, लेकिन फिर भी वो वांगजी की पीठ को सहला रहा था। एक तरह से वो बिना कुछ बोले वांगजी को कंफर्ट कर रहा था। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर अगर अच्छा लगे तो, मन करे तो, ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।